नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नैनीताल की एरीज ऑब्जर्वेटरी में एक खास खोज की गई है। ये खोज है सितारों से संबंधित, यानी तारामंडल से संबंधित ये खोज है। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खुद अमितेश ओमर जी, जो वहां पर साइंटिस्ट हैं। अमितेश जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर हम जब तारे सितारों की बात करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन लोगों की जो रुचि है इसमें काफी रहती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने खोज की है, जो आपने रहस्य से पर्दा हटाया है, वो आखिरकार है क्या? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये आकाश गंगा और ये तारे, ये कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। अ, हम एक आकाश गंगा में हैं, जिसको कि हम मिल्की वे कहते हैं, और ये एक प्रकार की काफ़ी बड़ी आकाश गंगा है। और इसमें बहुत सारे तारों का जन्म हो रहा है, बहुत सारे तारे नष्ट होते रहते हैं, और ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसको एक कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमेशा से होता रहता है। कभी इसकी तारे बनने की जो रेट है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ये बात तो हुई हमारी अपनी गैलेक्सी की। लेकिन ब्रह्मांड में अरबों खरबों इस तरह की आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज हैं, और उनमें तरह तरह की गैलेक्सीज हैं। किसी गैलेक्सी का आकार छोटा है, किसी गैलेक्सी का आकार बड़ा होता है, किसी के पास ज़्यादा मटेरियल होता है, मास होता है, किसी के पास कम मटेरियल होता है। तो एक विशेष प्रकार की गैलेक्सी होती है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ड्वार्फ गैलेक्सी या बौनी गैलेक्सी कहते हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज हर जगह होती हैं, और वो जनरली बड़ी गैलेक्सीज के आसपास बिखरी हुई होती है। इन गैलेक्सीज में एक विशेषता ये है कि ये ज़्यादातर समय तक अपने स्टार्स को रख सकती हैं, लेकिन बहुत गैलेक्सीज को जब हम देखते हैं तो उनमें स्टार फॉर्मेशन की कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आती है, बहुत कम सर, नज़र आती है। एक जानकारी हम और चाहते हैं। जैसे आपने कहा ड्वार्फ गैलेक्सी, और जैसे अपनी आकाश गंगा है जिसको मिल्की वे हम बोलते हैं, तो जब बड़ी गैलेक्सी और छोटी गैलेक्सी में क्या फर्क होता है? कितने तारों का फर्क होता है अगर नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें? हाँ, अगर आप इसमें नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें तो 100 गुना से लेके 1000 गुना तक का डिफरेंस मिल सकता है। जैसे कि अगर अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करें तो इसमें आपके पास 10 टू पावर 11 या 10 टू पावर 10 स्टार्स हैं, जबकि एक ड्वार्फ गैलेक्सीज में 10 टू पावर 7 या 10 टू पावर 8 स्टार्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि गैलेक्सी का साइज़ कितना बड़ा है। तो जो ड्वार्फ गैलेक्सी या बौनी गैलेक्सीज हैं, उनका आकार भी लगभग 10 गुना, 20 गुना मिल्की वे की साइज़ से कम होता है, इसलिए छोटी दिखती हैं, और ज़्यादातर गैलेक्सीज मिस हो जाती हैं ऑब्जर्वेशंस में। तो बहुत ही सेंसिटिव ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज का अध्ययन करने के लिए, और इसके लिए बड़ी-बड़ी टेलीस्कोप्स का यूज़ करना पड़ता है। सो आई एम कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि ठीक है। ड्वार्फ गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी गति से चलती है। लेकिन कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज देखी गई हैं जिनमें कि स्टार फॉर्मेशन हमारी मिल्की वे की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा रेट से होता है। यहाँ पर रेट को भी समझना ज़रूरी है। जिस गैलेक्सीज का मास ज़्यादा होता है उसके पास ज़्यादा गैस होती है, और तारे बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गैस, और उस गैस में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रोजन का होना। अगर गैलेक्सी में हाइड्रोजन है तो वो गैलेक्सी अच्छे से तारों को बना सकती है, काफ़ी तेज़ गति से बना सकती है। ड्वार्फ गैलेक्सीज में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो तारों को बहुत अच्छे से नहीं बना पाती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन बहुत सारी लेकिन कुछ ड्वार्फ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनमें कि तारे बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से, इसका मतलब है कि वो अपनी गैस को, हाइड्रोजन को बहुत तेज़ी से यूटिलाइज कर रही हैं। और ये अध्ययन जो है ये उन्हीं गैलेक्सीज पर है जिनको कि हमने देखा कि वो बहुत तेज़ी से स्टार फॉर्मेशन कर रही हैं। तो हमने उनका कारण जानने की कोशिश की। तो जो तो जो बौनी बौनी गैलेक्सी है सर, जी, जो बौनी गैलेक्सी हैं, जब हम बात करते हैं तो नियरेस्ट बौनी गैलेक्सी या ड्वार्फ गैलेक्सी यहाँ से कितना दूर है? अगर यहाँ से हम सूरज की बात करें तो सूरज नियरेस्ट स्टार है, और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कौन सी है? और ये जो जिस बौनी गैलेक्सी का आपने अध्ययन किया वो कितना दूर है यहाँ से?
देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में नापते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइट, देखिए लाइट की एक स्पीड है, वो हम कहते हैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे कि सूरज से जो हमारा प्रकाश आता है, उसको कुछ मिनट लगते हैं यहाँ तक आने में, तो आप उसमें से 3 लाख किलोमीटर में जितने उसको मिनट लगते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी डिस्टेंस आ जाती है। नियरेस्ट स्टार्स को आने में कई प्रकाश वर्ष लगते हैं, कई लाइट ईयर्स लगते हैं। जैसे कि हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो कुछ लाइट मिनट की दूरी पर है, सन। लेकिन जो नियरेस्ट और स्टार है सन के अलावा, वो कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और पूरी गैलेक्सी का जो आकार होता है वो लगभग आप ऐसे मान लीजिए कि 100,000 लाइट ईयर्स के आसपास होता है, मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज का। बाकी जो गैलेक्सीज की दूरी होती है वो उससे करीब 10 से 1000 गुनी दूरी तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नियरेस्ट गैलेक्सी जैसे एंड्रोमेडा की बात करें, तो इस गैलेक्सी की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर आएगी। और हमने जो गैलेक्सीज का स्टडी किया है वो हमारे ग्रुप से बाहर है। मतलब मिल्की वे का भी अपना एक ग्रुप है, अपना एक करीब 30 से 40 गैलेक्सीज हैं उसमें, और उसमें ज़्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा हमारी एक नेबर है, जिसको कि नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, इसके लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने जो गैलेक्सीज का अध्ययन किया है वो हमारे ग्रुप से बाहर की तरफ है, और वो लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि 10 से 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर वो है। तो जब तो आप जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो किस तरीके से वो दिखती हैं? क्या जैसे स्टार्स हमारे दिखते हैं उस तरीके से दिखती हैं, या उसके लिए कुछ अलग तरीके के प्रोसेस या खास तरीके के प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं आप? देखिए, आँख भी हमारी एक टेलीस्कोप है, लेकिन उसका लेंस कुछ ही मिलीमीटर साइज का है। जो हमारे पास टेलीस्कोप है उनके साइज 1 मीटर, और अब तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन यहाँ पर देवस्थल नैनीताल में है, जो कि 4 मीटर के व्यास की है, उसके दर्पण का आकार। तो इसलिए लाइट कलेक्शन बहुत ज़्यादा टेलीस्कोप से बढ़ जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए हम कम समय में ही दूर की गैलेक्सीज को देख सकते हैं। हम एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं कि एक ही फील्ड को, एक ही गैलेक्सी को हम काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं। तो टेलीस्कोप वहीं पर स्थिर रहती है, उसको ट्रैक करती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव होते हैं बहुत ही प्रिसीशन से मूव करती है, और उस पर हम कई घंटों का एक्सपोजर लेते हैं। और वो एक्सपोजर टाइम जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उस गैलेक्सीज का जो असली जो रूप है वो नज़र आने लगता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी वही है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे कैमरे काफ़ी उत्तम किस्म के होते हैं जिनमें कि नॉइज़ बहुत कम होना चाहिए। नहीं तो इतना, आप ये मान के चलिए कि जो एक फिजिक्स में है कि फोटॉन्स आते हैं, लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स। ये जो फोटॉन की रेट है, जो हम आसपास जो लाइट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है। ये अरबों खरबों फोटॉन्स पर मिली सेकेंड में आते हैं। जो फोटॉन्स हमारे गैलेक्सी, दूर गैलेक्सी से आते हैं, उनकी संख्या कुछ 10 या 20 फोटॉन्स पर सेकेंड ही होती है। इसलिए उनको देखने के लिए हमें लॉन्गर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक्सपोजर टाइम को बढ़ाना पड़ता है ताकि हम उनको देख सकें। तो टेलीस्कोप से देखने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। टेलीस्कोप से देखने का जो तरीका है वो सबसे उत्तम किस्म की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। सबसे अच्छे जो कैमरा होते हैं हम उनका यूज करते हैं। आँख से ये गैलेक्सी देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी फेंट होती है। बिना एक्सपोजर इंटीग्रेशन दिए इन गैलेक्सीज को आँख से देखना भी काफ़ी मुश्किल है। तो सर अब आते हैं जो जहां पर आपने बताना शुरू किया था कि ड्वार्फ गैलेक्सी के अंदर आपने क्या किया, जब जिस गैलेक्सी पे आपने फोकस किया, क्या नाम था उसका, और उस पर फोकस करने के बाद क्या चीजें आपने जो है, टारगेट आपका क्या था? ये प्रोग्राम गैलेक्सी के ऑब्जर्वेशन का हमने करीब 8-10 साल पहले शुरू किया था, और इसमें हमने अभी तक करीब 2 से 3 दर्जन गैलेक्सीज, करीब 20 से 30 गैलेक्सीज के बीच में हम ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। चूंकि एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसलिए इस प्रोग्राम को धीरे धीरे ही किया जा सकता है। तो हमने इंडिया में जो टेलीस्कोप है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पुणे के पास है, और वो भारत में ही निर्मित है पूरी तरह से।
उसको एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, वो उसको ऑपरेट करता है। तो उसमें हमें टाइम मिलता है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो हमने उसमें वहाँ से रेडियो ऑब्जर्वेशंस किए। जो गैलेक्सीज़ में जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन एक मेन एलिमेंट है तारों का अध्ययन करने के लिए, खासतौर से तारे कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर हाइड्रोजन से एक लाइन रेडिएशन निकलता है, जिसको कि आता है वो 1420.4057 मेगाहर्ट्ज़, 1420 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास वो फ्रीक्वेंसी जो होती है हाइड्रोजन की, वहाँ से वो रेडिएशन निकलता है और वो हमारे पास आता है, जिसको कि हम उन 30 टेलीस्कोप्स हैं जीएमआरटी में, 45 मीटर डायमीटर की हैं, एवरी डिश साइज इज़ 45 मीटर, और उससे हम उसको एक साथ ऑपरेट करते हैं और तब जाके उस गैलेक्सी से हमें सिग्नल्स मिलते हैं 1420 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास। उससे हमें हाइड्रोजन की मैपिंग करने में सफलता मिलती है। हम उसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, उनको प्रिसाइजली मैप कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी के साथ भी, उनकी गति भी हमको उससे पता चल जाती है। क्योंकि फिजिक्स में एक डॉपलर का सिद्धांत होता है, डॉपलर का नियम होता है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा शिफ्ट आ जाता है। तो वो शिफ्ट भी हम मेज़र कर लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितना शिफ्ट है, और उससे हम उसका मैप बना सकते हैं, उसका गैलेक्सीज़ का मैप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है ऑप्टिकल स्टडी करना, जो कि हमारे देवस्थल में जो टेलीस्कोप्स हैं, 1.3 मीटर टेलीस्कोप है, और अब जैसे मैंने बताया कि 3.6 मीटर टेलीस्कोप है। उससे हम प्रोटॉन्स देखते हैं। जब हाइड्रोजन आयोनाइज़ हो जाता है, उसपे जब एक काफ़ी एनर्जेटिक पार्टिकल आता है, क्योंकि गैलेक्सीज़ में हर तरह के पार्टिकल्स हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी हैं, तो वो उसमें से उसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं कि अब ये हाइड्रोजन आयोनाइज़्ड हो गया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज बचा है। वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो केवल एक प्रोटॉन के रूप में है, और वो एक लाइन रेडिएशन एमिट करता है जब वो फिर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है गैलेक्सी में, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड वेवलेंथ पे आती है, जो हमारे आसपास जो लाल कलर दिखता है 700 नैनोमीटर के आसपास, वो हम ऑप्टिकल से उसका स्टडी करते हैं। दोनों चीज़ें हाइड्रोजन के बारे में बताती हैं, और हाइड्रोजन का कनेक्शन स्टार फॉर्मेशन से रहता है। एक जो है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन को बताती है, दूसरा आयोनाइज्ड हाइड्रोजन को बताती है, और इन दोनों स्टडीज़ को हमने कंबाइन करके जो देखा, उसमें ये पता चला कि इन गैलेक्सीज़ में ये जो ड्वार्फ गैलेक्सीज़ हैं और जो बहुत तेज़ गति से स्टार को फॉर्म कर रही हैं, उनमें हाइड्रोजन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। नॉर्मली अगर आप एक गैलेक्सीज़ को देखें तो वो काफ़ी अच्छी सुंदर सी दिखती हैं, उनमें काफ़ी एक पैटर्न होता है, उनके रोटेशन का एक पैटर्न होता है, उनके गैस का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन गैलेक्सीज़ में वो पैटर्न देखने को हमको नहीं मिला। फिर हमने जब उसकी फर्दर स्टडी की, उसके किनेमेटिक्स जिसको हम कहते हैं कि उसके वेलोसिटी का अध्ययन किया, तो उससे पता चला कि ना ही इनके डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि इनकी वेलोसिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, और वो एक महत्वपूर्ण क्लू है कि जब वेलोसिटीज़ अफेक्ट हो जाती हैं तो फिर गैस आपस में कोलाइड होने लगती है, कोलिजन्स बढ़ने लगते हैं, और उनके कारण स्टार्स का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। और यही एक क्लू था कि जो दोनों स्टडी हमने की ऑप्टिकल और रेडियो को मिलाकर, उससे ये पता चला कि इन गैलेक्सीज़ में डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है, और उस डिस्टरबेंस का मुख्य कारण क्या हो सकता है, वो ये है कि गैलेक्सीज़ कोलाइड भी करती हैं, आपस में गैलेक्सीज़ टकराती भी हैं। इन गैलेक्सीज़ की एज बहुत ज़्यादा है, ये बिलियन ईयर्स में हैं, और ये घूमती रहती हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब आपस में एक-दूसरे से इधर-उधर जाते रहते हैं, और कभी ज़रा-कदा क्या होता है कि ये गैलेक्सीज़ कोलाइड कर जाती है। जब गैलेक्सीज़ में कोलिजन होता है, तब ये प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि इनमें सारा डिस्टर्ब हो जाता है, इनके जो गति है, इनके जो चाल है, इनका जो डेंसिटी है, वो सारा कुछ अफ़ेक्ट होने लगता है। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से स्टार फ़ॉर्मेशन की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो जाती है। और ये सिग्नेचर्स हमने देखी, क्योंकि देखिए गैलेक्सी का जो कोलिजन है वो तो मिलियन ईयर्स लेता है कंप्लीट होने में। तो हम ऐसे कोलिजन नहीं देख पाते हैं जैसे कि आप सोच रहे हो कि आमने कोई सामने दो, देख रहे हैं। हाँ, कि हमने सामने देखा और वो कोलाइड हुई, नहीं, हम उसकी सिग्नेचर देखते हैं कोलिजन्स के बाद की। कोलिजन के बाद क्या होता है, टकराने के बाद उसकी जो गैस है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो गैलेक्सी से बाहर चली जाएगी, कुछ गैस बाहर जाती हुई दिखेगी, कुछ गैस वापस आती हुई दिखेगी।
वो जो डेबरी है, जो उसका जो एक तरह से अगर हम कहें कि मलबा, एक तरह से गैस का और तारों का, वो हमें देखने को मिला इन गैलेक्सीज में, और इससे हमें ये क्लू मिला कि इन गैलेक्सीज में रिसेंटली कोई कोलिजन हुआ है, और इस कारण से वो डिस्टर्ब हैं, और इसी कारण से स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया इनमें शुरू हो गई। तो जैसे आपने जब ये पा लिया कि जो है स्टार फॉर्मेशन का रीजन ये है, तो इससे जो है क्या यानी इससे फायदा क्या हुआ, मतलब आपने नया क्या निकाला? ये ड्वार्फ गैलेक्सीज अपने आप में एक मिस्ट्री है। इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, पहली बात। जैसे कि अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, जिसको कि हम एक मिल्की वे का ग्रुप कहते हैं, इसमें बड़ी गैलेक्सीज के नाम पे केवल दो ही हैं, एंड्रोमेडा और हमारी अपनी मिल्की वे। बाकी जो करीब 20-25 गैलेक्सीज हैं, वो सारी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। इसलिए ड्वार्फ गैलेक्सीज आउट नंबर करती हैं, और इनका इवोल्यूशन भी अभी हमें समझ में नहीं आया। अगर हम पूरा बजट देखें यूनिवर्स का, स्टार्स का, तो ऐसा लगता है कि हालांकि ड्वार्फ गैलेक्सीज, बाउनी गैलेक्सीज होती तो छोटी हैं, उनका द्रव्यमान भी कम होता है, उनका मास भी कम होता है, लेकिन उनका नंबर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर लार्ज। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्स का जो मटेरियल है अपने आप में रखती हैं। ये बड़ी गैलेक्सीज भी रखती हैं, लेकिन ये भी रखती हैं क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्वार्फ गैलेक्सीज का पहली बार स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए स्टडीज़ बहुत अच्छे से, बहुत छोटे स्तर पर हुई हैं, बहुत कम ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो कि ड्वार्फ गैलेक्सी को स्टडी करते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया ये जानने के लिए कि जैसे ही गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन शुरू होता है, अगर हम उसी स्टेज पर उसको कैच कर लें, तो हमें क्लू मिल जाएगा कि इनमें आखिर स्टार फॉर्मेशन होता कैसे। क्योंकि ये भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ड्वार्फ गैलेक्सी अचानक से इतने ज़्यादा स्टार्स फॉर्म क्यों करती हैं। हमारी स्टडी से, क्योंकि हमने करीब 2 से 3 दर्जन गैलेक्सीज स्टडी की, और सब में हमें जो डिस्टर्बेंस मिला, तो वो एक आपको क्लू देती हैं बहुत अच्छा, कि दिस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन्स बिटवीन गैलेक्सीज। और इससे फ़ायदा ये है कि अब जो नए सिमुलेशंस हैं, जिसमें कि आप पूरे यूनिवर्स को आजकल सुपर कंप्यूटर से अपने लैबोरेटरी में सिमुलेट करते हैं कि कैसे ये चीज़ें आगे इवॉल्व होगी, इनका भविष्य क्या होगा। ये हमारे अपने मिल्की वे के भविष्य के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिल्की वे जो है वो भी फोर्स ऑफ कोलिजन है एंड्रोमेडा से। इट विल हैपन आफ्टर ए बिलियन ईयर, 100 मिलियन ईयर, फ्यू 100 मिलियन ईयर, तो अभी तुरंत नहीं होने वाला है। लेकिन एक जानने की जिज्ञासा रहती है ना, कि अगर आखिर आगे चल के इसका भविष्य क्या होगा, और पुराना इसका अतीत क्या था। और इन सिमुलेशंस के लिए इनपुट्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन से आते हैं, कि आपने क्या देखा, वो इनपुट्स डाल के फिजिक्स बनाई जाती है और उसके सिमुलेशन करते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं मल्टी वेवलेंथ को यूज करके, इनका सिमुलेशन में काफ़ी महत्व है। अब आप नया जब सिमुलेशन करेंगे साइंटिस्ट, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन डालेंगे कि ड्वार्फ गैलेक्सीज कोलिजन से उनमें स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है। तो वो उस जो हमारे सिमुलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे, और हम अपनी गैलेक्सी और बाहर की अन्य गैलेक्सीज का भी जो ओरिजिन है, कि हम कैसे तारे बनते हैं, कैसे इवोल्यूशन होता है, उसको जानने में हमको मदद मिलेगी। और अंतेश जी, एक और चीज जानना चाह रहा था, जब ये स्टार फॉर्मेशन शुरू होती है तो छोटा स्टार, बड़ा स्टार, तो मतलब कोई भी जो डार्क गैलेक्सी है, क्या बहुत बड़े बड़े स्टार भी बनाती है? क्या उसमें जो है ब्लैक होल्स भी होते हैं? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया है। अगर आप ये सवाल 20-25 साल पहले करते तो शायद इसका आंसर बहुत अच्छे से नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब ड्वार्फ गैलेक्सीज की स्टडी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं, लोगों को ऑब्जर्वेशंस के लिए उसमें टाइम भी मिलता है। तो ये पाया गया है कि ड्वार्फ गैलेक्सीज में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें बड़े स्टार्स भी बनते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स जनरली बड़े स्टार्स से ही बनते हैं। उनके उनका जब पीरियड ख़त्म हो जाता है उनका, तो वो ब्लैक होल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो ड्वार्फ गैलेक्सीज में भी ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, और उसमें बड़े स्टार्स भी बनते हैं। जिन जिन गैलेक्सीज का स्टडी हमने किया है, उसमें मैसिव स्टार्स ही बने हैं ज़्यादातर, उन्हीं से हमने उनका स्टडी किया। सर, अगर हम अपने सन से कंपेयर करें, या जो सूरज है हमारा, इससे कंपेयर करें, तो जब आप मासिव स्टार की बात करते हैं, बड़े स्टार की बात करते हैं, तो कितने गुना बड़ा होता है?
सन का मास एक हम यूनिट के रूप में ले सकते हैं कि वो एक सोलर मास है एस्ट्रोनॉमी में जो हम कहते हैं। जो मैसिव स्टार्स होते हैं उनका मास 20 से 30 गुना तक जनरली होता है। हालांकि 100 गिने तक के भी स्टार्स दिखे हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। मतलब कि सन के मास से 100 गुना ज़्यादा ऐसे स्टार्स भी हैं अपनी गैलेक्सीज में, लेकिन वो बहुत कम हैं। हमें करीब 4 या 5 स्टार या ऐसे कुछ पता है। लेकिन 20-30 सोलर मास के जो स्टार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा रहते हैं। तो सर, जो ड्वार्फ स्टार्स पर जो आप लोगों ने स्टडी की है, तो आगे क्या प्लान है इसमें, किस तरीके से और भी चीजें, अभी तो स्टडी तो कंटिन्यू है आपकी, तो अगला टारगेट क्या है? ये तो आपको पता चल गया कि ढेर सारे स्टार बनते हैं, अब अगला जो है क्या टारगेट है, किस पर काम अब कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अब अगला टारगेट ये है कि जब इसमें स्टार फॉर्मेशन अब हो रहा है तो हम इसकी डिटेल में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्टार फॉर्मेशन अब कितना पुराना है, इसमें कितने मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ, और इसका पॉसिबली इवोल्यूशन आगे कहाँ होगा। और इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है। अभी तो हमने ये कलर इमेजिंग की है, एक तरह से आप कहें तो हमने ब्रॉड कलर्स देखे हैं और इससे हमें एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिलती है। डिटेल में जाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए। मतलब कि अब हमको बहुत सारे कलर्स देखने होंगे उसमें, केवल एक या चार या पांच कलर नहीं देखने। अब हमको उसमें करीब, आप ये मान के चलिए कि कई हजार कलर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर कलर में उसका एक एलिमेंट का सिग्नेचर होता है। आप हाइड्रोजन ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, इन सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। अब हम उन कलर्स को देखेंगे और इसके लिए बड़ी टेलीस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारे देवस्थल में अब 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप चालू है। और उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, इसलिए हम कलर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से शुरू करेंगे, जिनमें कि इन ड्वार्फ गैलेक्सीज की स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। और जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें, हर तरह के एलिमेंट्स जितने मैंने आपको नाम गिनाए, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारे, आयरन हो गया, उन सब एलिमेंट्स को हम प्रिसाइसली स्टडी करेंगे, उनका रेशियो निकाल सकते हैं। और इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये स्टार्स किस स्थिति में बने, उनका कितने स्टार्स बन चुके हैं और कितना उन्होंने इवोल्यूशन किया हुआ है। तो अब डिटेल्स पता चलेगी। अमितेश जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नैनीताल की एरीज ऑब्जर्वेटरी में जो काम हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टार्स का ओरिजिन कैसे होता है, किस तरीके से जो है बौनी गैलेक्सी, जिनका नंबर जो है पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो ज्यादा है। तो एक बड़ा रहस्य एक तरीके से खुला है, और आने वाले दिनों में तमाम ऐसी चीजें और भी देखने को मिलेंगी।